रिकॉर्डिंग मैसेज शो कर रहा है क्या मौसमी? हाँ सर। विशाल? ओके। अच्छा देखो सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग लेवरेज पढ़ रहे थे, है ना? तो येस्टरडे हम लोग लेवरेज का जो ओवरऑल टोटल कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, लेवरेज स्ट्रक्चर का। उसके बाद हम लोगों ने लेवरेज का क्वेश्चन आंसर किए। विशाल कल के क्लास में नहीं था शायद, विशाल मिस हो गया था ना? मैं तेरे को शेयर कर लूँगा, एक बार प्लीज़ कर लेना, ठीक है? और मैंने लेवरेज से कुछ होमवर्क भी दिया था आप लोग, मौसमी ट्राई করেছিস? হ্যাঁ স্যার করেছি। ओके। अच्छा, बिफोर दैट लेवरेज का होमवर्क तो करेंगे सर, लेवरेज का होमवर्क तो करेंगे, बट लेवरेज से पहले मौसमी तेरा पुराना कुछ डिस्कशन था ना, उसी को चर्चा करेंगे, ठीक है? कैश बजट का एक क्वेश्चन था, वो कैश बजट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और एक आपका फाइनेंसिंग डेटर का फैक्टरिंग का एक क्वेश्चन था। ये दो क्वेश्चन आज पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद ही मैं लेवरेज के क्वेश्चन में जाऊंगा, बिकॉज ये दोनों क्वेश्चन दुर्गा पूजा के पहले का दो क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ भी नहीं आया था, स्पेशली मौसमी एंड ज्योति का डिमांड था। तो मैं पहले, अच्छे क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है, ठीक है? तो पहले मैं थोड़ा कैश बजट और फाइनेंसिंग डेटर का दो क्वेश्चन है जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का बेसिकली एरिया कवर करता है, वो दो क्वेश्चन पहले डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं लेवरेज का क्वेश्चन में आऊँगा, ठीक है? तो पहले वो कर लेते हैं, बिकॉज वो पुराना क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा के पहले का क्वेश्चन है, उसको पहले कर लेते हैं, बिकॉज काफ़ी दिनों से पेंडिंग है और समय लगेगा, इसीलिए मैं स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में ही लेना चाहता हूँ, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसके बाद मैं लेवरेज का जो होमवर्क आप लोगों को दिया था कल, वो होमवर्क पे उसके बाद डिस्कस करूँगा। तो चलो सर, ऐसे आज लक्ष्मी पूजा है, सबको हैप्पी लक्ष्मी पूजा सर। बहुत तो घर में लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं, इसलिए बोला सर क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, चलो ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं सर। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार मुझे कंफर्म करना बस। হয়ে গেছে স্যার। ओके। अच्छा, ये लेवरेज का पूरा डिस्कशन हुआ है लेटेस्ट में, ये पूरा लेवरेज का डिस्कशन है शुरू से लेके एकदम। कल तो हम लोग समरी भी कर चुके हैं पूरा लेवरेज का, उसके बाद दो क्वेश्चन भी किए और कुछ होमवर्क भी आप लोगों को मैंने दिया था। जो होमवर्क यहाँ पर, ये सर, ये रहा आपका लेवरेज का, दो क्वेश्चन यहाँ पर किया था, और दो क्वेश्चन, दो मोस्ट प्रॉब्ली, एक क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों में दिया था, बट ये लेवरेज का है। बट बिफोर दैट मैं आपको बोला ना कि पुराना कुछ कैश बजट का क्वेश्चन है और फाइनेंसिंग डेटर में फैक्टरिंग सर्विस का क्वेश्चन है, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन पहले डील करते हैं। ज्योति, गुड इवनिंग ज्योति। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ज्योति, पहले हम लोग पुराना जो होमवर्क था ना, जो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत था, कुछ एक क्वेश्चन आपको दिक्कत था, एक क्वेश्चन मौसमी को दिक्कत था, मैं पहले वो दो क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी जस्ट मैं स्टार्ट करना चालू कर रहा हूँ। क्वेश्चन एक बार आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ सर। विशाल तू भी देख ले, अच्छा क्वेश्चन है, कैश बजट का एक क्वेश्चन है, और एक तरफ आपका, एक आपका क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंसिंग डेटर का फैक्टरिंग सर्विस का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये रहा आपका फैक्टरिंग सर्विस का क्वेश्चन, ये 909 का है ना मौसमी? ये 909 लिमिटेड का क्वेश्चन जो है ये फैक्टरिंग वाला है। हाँ, এটা তো ক্যাশ বাজেটটা। ओ सॉरी, 909 का कैश बजट, ठीक है? और ये वाला एक क्वेश्चन है दैट इज पीक्यूआर लिमिटेड का, ये आपका फैक्टरिंग का है। तो पहले कैश बजट का करेंगे, ठीक है? चलो सर, 909 लिमिटेड क्वेश्चन थोड़ा पुराना क्लास का है, मतलब पुराना मतलब 2-3 क्लास पहले का है। तो
इसका आंसर मैं आप लोगों को शेयर किया था बट बहुत लोगों को दिक्कत हुआ है, तो इसलिए मैं सोचा कि एक बार इसको सॉल्व कर ही देते हैं। 909 लिमिटेड इज इनटू रिटेल बिजनेस। ध्यान से सुनना सर, कैश बजट का क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 909 लिमिटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रिटेल बिजनेस करता है सर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर योर कंसिडरेशन। क्या क्या दिया है देखो सर, ऐसे कॉस्टिंग में भी आप लोग कैश बजट करते हो, तो एकदम जो कॉस्टिंग का कैश बजट है और फाइनेंस का कैश बजट में कोई फर्क नहीं है। बस यहाँ पर क्या होता है कि एक ही मैटर है एक्चुअली, ये दोनों मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए एफएम में भी कर सकते हो, कॉस्टिंग में भी कर सकते हो। अच्छा क्या बोला सर, देखो परचेजेस आर 75% ऑफ सेल्स और परचेजेस आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 33 इंटू 1/3%, ठीक है। 33 1/3%, ठीक है। मतलब हम लोग इसको बोलते हैं ना 33.33, तो वही वाला आ जाते हैं 1/3, ठीक है बेसिकली। तो 1/3 मीन 75%, एक ही है। परचेस आर 75% ऑफ सेल्स और परचेस आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 33 1/3% इज द सेम थिंग। बजटेड सेल्स लेबर कॉस्ट एक्सपेंस इनकर्ड। बजटेड सेल्स, कंपनी ने आपके सामने कुछ बजटेड सेल्स का डेटा और लेबर कॉस्ट का डेटा दिया है। ये रहा आपका डेटा। क्या डेटा शो कर रहा है आप लोगों को, दिख रहा है क्या? हेलो, क्या रे, दिखाई दे रहा है क्या? है सर। ओके, तो ध्यान से देख, एक आपको बजटेड सेल्स दिखेगा, एक आपको लेबर कॉस्ट दिखेगा। ये यहाँ पर एक्चुअली प्रिंटिंग नहीं था, तो हम लोग हाथ में लिख रहे हैं, लिख के रखे हैं इस बार। बजटेड सेल्स, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। बजटेड सेल्स, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। सर ध्यान से देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितना महीना है यहाँ पर? 4 मंथ्स है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करके आपके सामने 4 मंथ्स का डेटा है। इसमें पहले बजटेड सेल्स का डेटा क्या है? जनवरी में 40,000 का सेल्स का बजट दिया है, फरवरी में 60,000 का, मार्च में 1,60,000 का एंड अप्रैल में 1,20,000 का। लेबर कॉस्ट देखो, जनवरी में 3,000, फरवरी में 3,000, मार्च में 5,000, अप्रैल में 4,000। एक्सपेंसेस का बात करें, जनवरी में 4,000, फरवरी में 6,000, मार्च में 7,000 एंड अप्रैल में 7,000। एक बार याद दिला दूं, ये लेवरेज का क्वेश्चन नहीं है, ये पुराना कैश बजट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जो हम लोग डेटर्स मैनेजमेंट या कैश बजट किए थे वहां का क्वेश्चन है सर, जो प्रॉब्लम था उसको डिस्कस कर रहा है। अच्छा, ये डेटा आपके सामने दिया हुआ था और साथ में कुछ डिटेल्स भी दिया हुआ था, कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या बोला है ध्यान से देखना, कहता है सर द पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट इज टू हैव सफिशिएंट स्टॉक इन हैंड। मैनेजमेंट का पॉलिसी है कि हाथ में हमेशा सफिशिएंट स्टॉक रखे एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू मीट सेल्स डिमांड इन द नेक्स्ट हाफ मंथ। मतलब नेक्स्ट पूरा मंथ के लिए नहीं, नेक्स्ट हाफ मंथ का डिमांड फुलफिल करने का स्टॉक हाथ में होना चाहिए, ये मैनेजमेंट का पॉलिसी है। सेकेंड, क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल्स, मतलब मटेरियल्स जिससे हम लेते हैं, क्रेडिट पे लेते हैं, ठीक है। क्रेडिटर फॉर मटेरियल्स मतलब हम जिससे रॉ मटेरियल उठाते हैं वो मेरा क्रेडिटर है। कौन है सर? जिनसे रॉ मटेरियल उठाते हैं वो हमारा कौन है? वो हमारा क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल्स एंड एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ आफ्टर द परचेस आर मेड। मतलब जिस मंथ में परचेस करते हैं उसके नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करते हैं, सिंपल सी बात है। और द एक्सपेंस इनकर्ड, लेबर इज पेड इन फुल बाय द एंड ऑफ ईच मंथ। लेबर पूरा पेमेंट किया जाता है ईच मंथ के एंड पे। एक्सपेंस इंक्लूड अ मंथली डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ 2,000। ये जो एक्सपेंस का डेटा यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च दिया हुआ है ना, इसके अंदर डेप्रिसिएशन अमाउंट 2,000 भी इंक्लूड है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सपेंस इंक्लूड अ मंथली डेप्रिसिएशन चार्ज 2,000। सर 6 पॉइंट में बोलता है सर 75% सेल्स आर फॉर कैश, 25% ऑफ सेल्स आर ऑन 1 मंथ इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट। 75% सेल्स कैश का है, 25% सेल्स आर ऑन 1 मंथ इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बोलता है सर पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 क्या बोला? द कंपनी विल बाय इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹18,000 ऑन कैश इन February and will pay a dividend of ₹20,000 in the month of March. Okay, the opening cash balance on 1st February is ₹1,000. आपको यहाँ पर क्या प्रिपेयर करने बोल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ February एंड मार्च एंड कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ February एंड मार्च। मौसमी को शायद दिक्कत ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो गया होगा,
हाँ मौसमी क्या रे? है सर। यस सर, चलो ठीक है, देखते हैं कि इसका पीएल कैसे बनेगा और इसका कैश बजट कैसे बनेगा। सर क्वेश्चन सबको समझ में आया? ज्योति, विशाल, सभी को पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि सर करना क्या है? यस सर। ओके सर। 909 लिमिटेड कैश बजट का क्वेश्चन होमवर्क था, उसी को डिस्कस कर रहे हैं सर। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन का एक मेन पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। एक मेन पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है सर? आपको जो कैश बजट करने बोला है ना, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला है वो फरवरी एंड मार्च का है, बट आपके यहाँ पर डेटा जो बोला है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का दिया हुआ है। तो आपको जितना बोला है आपको उसको करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल गिवन है, बट आपको कैलकुलेट करने बोला है फरवरी एंड मार्च का, तो आप भी वही कीजिएगा और क्या। तो आपको यहाँ से फरवरी और मार्च को अलग करना है। तो सबसे पहले पीएल बनाते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कंपनी का बैलेंस है तो फिर इजीली निकल जाएगा इनकम स्टेटमेंट की तरह। कैसे निकलेगा सर? देखो सर, एक पर्टिकुलर बनाना, एक फरवरी और मार्च का कॉलम बनाना और एक टोटल का कॉलम बनाना, ठीक है। हेडिंग कर दीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च, ठीक है। पीएल बनाना है आपको। सर पीएल का जो पर्टिकुलर्स है उसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेटा है दैट इज सेल्स का डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको सेल्स का डेटा चाहिए सर, बिजनेस में जो सेल हुआ है वो डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेल्स और परचेस। सेल्स और परचेस चाहिए आपको, बिकॉज सेल्स और परचेस से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा और फिर वहां से आपको एक्सपेंस हटा के नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो क्या आप बता सकते हो सर इस डेटा से, ये जो डेटा आपके सामने है यहाँ पर कंपनी का फरवरी और मार्च का सेल्स का वैल्यू क्या होगा? हाँ सर, फरवरी और मार्च का सेल्स का वैल्यू बोलो ना। कैश सेल्स नहीं सर, यहाँ पर कैश सेल्स मतलब यहाँ पर आपको सिंपल पीएल बनाना है, चाहे कैश हो क्रेडिट हो, ठीक है। आपको सेल बोला है, कैश क्रेडिट मिला के ही बताना है बिकॉज आप पीएल बना रहे हो। तो मेनली क्या है, आपको यहाँ पर बजटेड सेल्स देके रखा है ना, ये देखो बजटेड सेल्स में जनवरी में 40,000, फरवरी में 60,000, मार्च में 1,60,000, अप्रैल में 1,20,000। तो आपको सेल चाहिए, पीएल बना रहे हो तो पीएल में कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको सेल्स चाहिए। तो फिर फरवरी और मार्च में क्या क्या वैल्यूएशन आएगा बोलो सर। February 60,000, March 1,60,000. यस सर, बस यही सिंपल सा डेटा काम करेगा यहाँ पर। फरवरी में आपका सेल्स बजटेड सेल्स है 60,000 का और मार्च में आपका बजटेड सेल्स है 1,60,000 का। ओके सर, परचेज क्या होगा? परचेज के बारे में क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बात किया है। परचेज डायरेक्टली नहीं बोला है आपको, क्या बोला है क्वेश्चन में देखो परचेज के बारे में, कहता है परचेज आर 75% ऑफ सेल्स और परचेज आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%, ठीक है। 33 1/3 एक ही बात है। आप डायरेक्ट सेल्स के ऊपर 75% लगाओ, 75% का मतलब ही होता है 1/3, ठीक है। 1/3 का मतलब ही होता है 75%, 1/3 और 1/3 का मतलब ही होता है 33/1/3। 33 1/3 मतलब 1/3, आप करके देखो कैलकुलेटर में यही आएगा, ठीक है। तो 75% डायरेक्टली करोगे तो भी हो जाएगा। तो सेल्स का 75%, जस्ट डू सेल का 75%, तो 60,000 का 75% कितना? 45,000. परचेज का मतलब यहाँ पर क्या है जानते हो? एक्चुअली COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स आप सेल कर रहे हो उसका कॉस्टिंग, दैट इज योर परचेज ईयर।
तो सेल से आपको परचेज को एक्चुअली माइनस करना है, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, तो 60,000, दिस वन इज 45,000। कैसे आया, समझ में आ गया सर? 45,000 कैसे आया? 75% ऑफ सेल्स, ये आपका परचेज अमाउंट है। और इसका मार्च का 1,20,000। हम उसमें भी मैच कर रहे हैं विशाल, बोल। ये सब, ये 45,000 और ये 1,20,000 मैच किया क्या? है। टोटल करो। यस सर। टोटल करो, दोनों को टोटल करो, सेल्स वैल्यू टोटल करो। ये 2,20,000 आएगा क्या? और ये दोनों टोटल करने से 1,65,000 आएगा। कंफर्म कीजिएगा मुझे। तो सर यस सर। सेल्स वैल्यू से जब आप परचेज या मतलब एक्चुअली COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करते हो, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जीपी मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 15,000, इसका हो जाएगा 40,000 और टोटल ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 55,000। सही किया ना? লেবারও তো ছিল, ওটাও তো মাইনাস হবে। नहीं, एक्चुअली देख, लेबर वगैरह जो है वो जीपी से माइनस होगा, ठीक है। तुम जैसे बोल रहे हो, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट यहाँ पर जो भी कॉस्टिंग है वो सब एडमिनिस्ट्रेशन में लिया जा रहा है, और ये आपका सेल्स और परचेज का डेटा से हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट एरिया मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि सर ये ट्रेडिंग का एरिया है, इसके बाद पीएल वगैरह में पूरा जो लेबर वगैरह है वो डाल देंगे। आप लोग बचपन में जैसे किए हो ना सर, कि लेबर मतलब वो ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर डायरेक्टली बोल देगा, फाइनेंस में एक्चुअली फाइनेंस का जो मेन एरिया है वो मेनली एडमिनिस्ट्रेशन एरिया को लेके ही बात करता है, इसलिए जो लेबर कॉस्ट एक्सपेंडिचर नॉर्मल है वो सब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद माइनस करेंगे, ठीक है। ये फाइनेंस में इसी तरह का प्रैक्टिस किया जाता है, फाइनेंस हो या मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ही आपको लेबर कॉस्ट वगैरह हटाना है, तभी जाके नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो पॉइंट 4 में क्या करना है? पॉइंट 4 में आप लेबर कॉस्ट डाल दो, देख लो लेबर कॉस्ट कितना है। लेबर कॉस्ट कितना है सर फरवरी का और मार्च का? फरवरी का 3,000 और मार्च का 5,000 है ना? अरे फरवरी का 3,000 और मार्च का 5,000 दिखाई दे रहा है कि नहीं? और एक्सपेंस में इसका 6,000, इसका 7,000, बस यही डेटा आपको काम आएगा। तो लेबर कॉस्ट में 3,000 माइनस हो जाएगा यहाँ से, 5,000 माइनस हो जाएगा यहाँ से, और फिफ्थ पॉइंट में आप एक्सपेंस में माइनस करोगे, ठीक है। एक्सपेंस में ये भी बोला है कि इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, पूरा ही माइनस करो, मतलब डेप्रिसिएशन को लेके ही माइनस करो। पीएल बना रहे हो तो डेप्रिसिएशन लेके इधर आपका 6,000 माइनस होगा और इधर आपका 7,000 माइनस होगा। टोटल में अगर आप देखोगे तो इधर आपका 8,000 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आपका 13,000 माइनस हो जाएगा। अल्टीमेटली जब आप ओवरऑल माइनस करोगे तो ये 15,000 से चला जाएगा 9,000, तो आपका नेट प्रॉफिट जो है $6,000 ना सर, ये हो जाएगा 40,000 से 12,000 माइनस करो 28,000, और दिस वन बिकम्स कितना 55 से 21 34,000। देखो तो सर कैलकुलेशन सही हुआ कि नहीं, प्लस माइनस? कुछ समझ आया सर? देखो एक बार बोल मौसमी, समझ कुछ आया कि नहीं? यही पीएल है স্যার फरवरी और বলছি এখানে मार्च। ওপেনিং স্টক ক্লোজিং, हाँ বলছি ওপেনিং স্টক ক্লোজিং স্টকেরও ডেটা দেওয়া ছিল, ওটা ক্যালকুলেট করতে হতো, তো ওইগুলো আসবে না? नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग इसको अभी कुछ नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर आपको रफली कंपनी का पीएल पूछा है, ठीक है। तुम जैसे ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर बोला था इसे? ओपनिंग स्टॉक ওই যে क्लोजिंग ওখানে स्टॉक বলেছিল হাফ স্টকের
दैट इज नॉट ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। मैं तेरा सवाल समझ गया, ये वाला ना। द पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट इज टू हैव सफिशिएंट थर्ड स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू मीट द सेल्स डिमांड इन द नेक्स्ट हाफ मंथ। इसका ट्रीटमेंट अलग है, आगे देख क्या होता है। ये कैश बजट के अंदर इसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। सिंपल पीएल के लिए आपको क्या करना चाहिए था, आपको बोला था ना फरवरी और मार्च का क्या करना है, पीएल बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, तो आपने कर लिया जो डेटा आपके सामने था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च, सिंपल निकल गया नेट प्रॉफिट आपका। और कुछ नहीं करना है, ये कॉस्ट मतलब क्या बोलते हैं, मतलब जो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इसका भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आगे देख कैश बजट में क्या करना है इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग वे में बना हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा लेवल ऑफ लैंग्वेज जो है इसका और ट्रीटमेंट है ये थोड़ा अलग लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे पीएल नॉर्मली कैश बजट में बनाने के लिए नॉर्मली नहीं होता है, तो फाइनेंस में क्या करना ना, फाइनेंस में इस तरह का चीज़ें आपको डाल देता है ताकि कंपनी अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंपनी का पीएल कंडीशंस भी देख ले और कैश बजट का भी कॉन्सेप्ट समझ ले। तो यहाँ पर अभी क्या करना है सर, कैश बजट फॉर फरवरी एंड मार्च। हाँ हाँ बोल, ये वाला सर। ओके। अब क्या करेंगे देख, अब कुछ नहीं करना है, कैश बजट फॉर फरवरी एंड मार्च करना है, सिंपल। कैश बजट फॉर फरवरी एंड मार्च, बस इतना ही तो पूछा है हमें, तो जितना पूछेगा उतना ही करेंगे। इसमें हमें चाहिए एक पर्टिकुलर का लाइन, इसमें हमें चाहिए एक फरवरी का एरिया, एक मार्च का कॉलम और एक टोटल का कॉलम, जो आप लोग कैश बजट में करते हो। और क्या, यही तो करते हो, जितना मंथ का पूछेगा उस हिसाब से वर्किंग्स को अलग से कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो सर कैश बजट में मेनली दो आइटम चाहिए, एक रिसिप्ट का और एक पेमेंट का। तो ऑब्वियसली सबसे पहले रिसिप्ट का हेडिंग कर लेते हैं, कंपनी को क्या रिसीव हो रहा है और कंपनी का क्या पेमेंट हो रहा है। तो अगर मैं रिसिप्ट फरवरी और मार्च का रिसिप्ट काउंट करना है और उसके बाद पेमेंट काउंट करना है, तो एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। रिसिप्ट मतलब क्या, बेसिकली कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर। हाँ रे, रिसिप्ट मतलब बेसिकली व्हाट, कैश सेल्स कितना कर रहे हो और कलेक्शन फ्रॉम डेटर से कितना आ रहा है, यही तो है ना रिसिप्ट। क्या सही बोल रहा हूँ ना मैं? ये जो पूरा डेटा है आपका, यहाँ से आपको अगर रिसिप्ट के बारे में कोई बोल रहा है कि भाई मेरा कितना रिसिप्ट है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मेरा कैश सेल्स कितने का है, कैश सेल्स करोगे तो कैश रिसीव होगा, और आपका डेटर से कितना मिलेगा वो आपको देखना है और कब मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ अगर आप फाइंड आउट कर लो तो आपका कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर, इसका वर्किंग नोट कर लेते हैं सर। चलो वर्किंग नोट 1, हेल्प कीजिएगा सर। अभी देखो आप लोगों को समझ में कैसे आ जा रहा है कैश बजट, कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर। एक्चुअली इससे पहले हम लोग काफ़ी सारा कैश बजट किए थे फाइनेंस के अंदर ही, एफएम के अंदर ही किए थे, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था। कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटा, इसमें आपको एक पर्टिकुलर करना है, जनवरी और फरवरी का डेटा चाहिए। क्यों सर? जनवरी फरवरी और मार्च तीनों चाहिए, बिकॉज आपको मैं अभी बताता हूँ क्यों। देखो सर क्या बोला यहाँ पर, क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल्स एंड एक्सपेंस आर पेड इन द मंथ, ये तो क्रेडिटर्स का पेमेंट के बारे में बोला, और कलेक्शन के बारे में कुछ बोला क्या? अच्छा, बोला कि 75% सेल्स आर फॉर कैश एंड 25% ऑफ सेल्स आर ऑन 1 मंथ इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट। ठीक है, मतलब कोई ये इंटरेस्ट फ्री ऐसे ही दे दिया आपको थोड़ा सा चिंता के लिए, बट अल्टीमेटली आप क्रेडिट में सेल कर रहे हो। 75% सेल्स आर फॉर कैश एंड 25% सेल्स आर ऑन 1 मंथ इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, मतलब 1 मंथ के क्रेडिट में, मतलब इस मंथ का नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट, मतलब आपको जो क्रेडिट में सेल आप कर रहे हो, जो सेल आप कर रहे हो 1 मंथ क्रेडिट मतलब फ्री, मतलब इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट में आप सेल कर रहे हो,
कि कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे, भाई क्रेडिट दे रहे तो फिर इंटरेस्ट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट है 25%। तो बताओ सर कैश सेल्स कितना हो जाएगा जनवरी का, फरवरी का और मार्च का? क्या जान चाहिए हमें? मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर फरवरी एंड मार्च। तो फरवरी का कैश सेल्स कितना होगा? फरवरी का कैश सेल्स कितना होगा? 45,000। 45? 45 बोला कि नहीं? है। फरवरी में 60,000 बजटेड सेल्स है, 75% सेल्स आर फॉर कैश, तो 60,000 का 75%, 75% मीन्स 45,000। वेरी गुड सर। तो जनवरी का डेटा नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, फरवरी का डेटा इंपॉर्टेंट है, तो 45,000 यहाँ पर लिख देंगे। और मार्च में कितना कैश सेल्स हो रहा है सर? 1,60,000 का 75% ना, 1,60,000 का 75% कितना हो जाएगा? 1,20,000। 1,20,000 बस कैश सेल्स हो गया। बट सर कलेक्शन फ्रॉम डेटर मतलब क्रेडिट सेल्स, बेसिकली कलेक्शन फ्रॉम डेटर, या फिर आप ऐसे लिखो, डेटर लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पर, कलेक्शन फ्रॉम, कलेक्शन ऑफ प्रीवियस मंथ, ऐसे लिखो कलेक्शन ऑफ प्रीवियस मंथ। कितना रिसीव करोगे? कलेक्शन ऑफ प्रीवियस मंथ, मतलब प्रीवियस मंथ का कलेक्शन इस मंथ में करोगे, बिकॉज 1 मंथ का क्रेडिट है। प्रीवियस मंथ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। तो जैसे जनवरी का जो सेल्स था आपका वो आपको फरवरी में मिलेगा, और फरवरी का जो सेल्स था वो आपको मार्च में मिलेगा। तो कोई बता सकते हो मुझे? हाँ सर, कि जनवरी का कितना वैल्यूएशन आपको फरवरी में मिलेगा और फरवरी का कितना आपको मार्च में मिलेगा? अरे 10,000 15,000। यस सर, देखो जनवरी का 40,000 है सेल्स का, 40,000 का 25% 10,000, और 60,000 का 25% 15,000, इस तरह से हो जाएगा। वेरी गुड सर। जनवरी का 40,000 था, 40,000 का 25% 25%, तो 10,000 इधर आ जाएगा, और 60,000 का 25% दैट इज 15,000 का यहाँ पर मिलेगा। समझ में आया? इसीलिए जनवरी फरवरी मार्च लिखा, बिकॉज ताकि जनवरी आपके दिमाग में आए, बिकॉज कलेक्शन जो हो रहा है डेटर से 1 मंथ क्रेडिट में मिल रहा है, तो वो 1 मंथ क्रेडिट जो आपको ले रहा है उसके लिए जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जनवरी में कुछ डेटा आएगा नहीं, बट जनवरी आपको याद रखना जरूरी है। यस, तो टोटल करो सर, इसका 55,000 आया और इसका 1,35,000 आया, बस हो गया। कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर, जस्ट पुट हियर, इधर आ जाएगा 55,000 फरवरी में, मार्च में आ जाएगा 1,35,000, और टोटल हो जाएगा 1,90,000। यस 1,90,000। सिमिलरली आप इसका कलेक्शन में और कुछ है नहीं सर, क्वेश्चन में और कुछ कलेक्शन है नहीं, फिर रिसिप्ट्स और कुछ है नहीं, तो ही आपका टोटल कॉलम में भी आ जाएगा 55, 1,35,000 एंड 1,90,000। दिस इज योर रिसिप्ट सेक्शन, दिस इज योर रिसिप्ट सेक्शन। सर अब आपको बात करना है सर पेमेंट सेक्शन पे। हाँ सर, अब पेमेंट सेक्शन में बात करना है। ये रिसिप्ट सेक्शन हो गया, पॉइंट नंबर 6 में रिसिप्ट सेक्शन हो गया। अब पेमेंट सेक्शन में आपका बहुत सारा पेमेंट है, तो वो पेमेंट आपको देखना है कि आप कब क्या किस तरह का पेमेंट कर रहे हो, कंपनी का कितना पेमेंट जा रहा है। समझ में आ रहा है ना सर? चलो पेमेंट देख लेते हैं। पेमेंट्स, पेमेंट्स में अच्छा परचेस कितना कर रहे हो ये देखो एक बार थोड़ा। पेमेंट में परचेस का क्या खेल है? रॉ मटेरियल बेसिकली, पेमेंट फॉर परचेज, वर्किंग नोट 2 कर दो सर, देखते हैं कि क्या परचेज के बारे में क्या बोला है। एक बार रीड करोगे परचेज के बारे में क्या बोला है, देखो तो। क्या बोल रहा है सर परचेज के बारे में?
एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर बोला है द पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट इज टू हैव सफिशिएंट स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू मीट सेल्स डिमांड इन द नेक्स्ट हाफ मंथ। मतलब आप जब भी परचेस करोगे आपको ऐसे देखना है कि नेक्स्ट मंथ में जो सेल करना है उसका हाफ मंथ का डिमांड आपको फुलफिल करना है। तो ये हाफ मंथ का मतलब नेक्स्ट हाफ मंथ का परचेस आपको अभी करना है, तभी जाके आप सेल्स डिमांड फुलफिल कर सकते हो। तो ये बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और क्या बोला इसमें, क्रेडिटर फॉर मटेरियल एंड एक्सपेंस आर पेड इन द मंथ आफ्टर द परचेस आर मेड और द एक्सपेंस इनकर्ड, लेबर इज पेड इन फुल बाय द एंड ऑफ ईच मंथ। बस ये दोनों बोला है। और एक्सपेंस में बोला है मंथली डिप्रिसिएशन चार्ज 2000 का, और यहाँ पर कंपनी कुछ इक्विपमेंट वगैरह परचेस किया है 18,000 का, ठीक है, फेब्रुआरी में। डिविडेंड पे किया 20,000 का मार्च में, बस। और ओपनिंग कैश बैलेंस है कंपनी के पास 1000 का। बस यही डेटा है, और कुछ तो है नहीं। अब इस डेटा में सबसे पहले तो पेमेंट का देख लेते हैं, पेमेंट ऑफ परचेसेस। तो चलो सर वर्किंग बना लेते हैं। वर्किंग करोगे ना इजी रहेगा, बिना वर्किंग का कर सकते हो बट गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। वर्किंग नोट 2, पेमेंट फॉर परचेसेस। परचेस के लिए क्या बोला है पेमेंट का, फेब्रुआरी का बताओ और जनवरी का बताओ। क्यों सर फेब्रुआरी और जनवरी, मार्च चाहिए ना हमें? यस सर वी नीड मार्च, बट पेमेंट के बारे में क्या बोला है ये देखो, क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल्स एंड एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ आफ्टर द परचेस आर मेड। ठीक है, तो पेमेंट कब करते हो, जिस मंथ में परचेस करते हो उसके नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करते हो, है ना। और परचेस कितना अमाउंट होगा, परचेस के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, आप लोग जानते हो परचेस आर 75% ऑफ द सेल्स। परचेस है सेल्स का 75%, तो जो आपका सेल्स का वैल्यू है, ठीक है, उसका 75% आपको लेना है। और एक बात, पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट इज टू हैव अ सफिशिएंट स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू मीट सेल्स डिमांड इन द नेक्स्ट हाफ मंथ। ठीक है, तो आपको हाफ मंथ का टारगेट फुलफिल करना है, तो इसी के लिए आप पेमेंट करोगे। ठीक है, तो क्या करना है सर, सिंपल 75%, मतलब सिंपल बात है हाफ, क्योंकि आपको नेक्स्ट हाफ मंथ का टारगेट फुलफिल करना है, तो हाफ ऑफ 75% ऑफ मतलब सेल्स वैल्यू का। फेब्रुआरी में क्या करना है आपको, एवरेज कर देना है। फेब्रुआरी में आपको 60,000, दैट इज फेब्रुआरी का जो वैल्यू है 60,000 का, और मार्च का क्या वैल्यू है 1,60,000 का, क्योंकि हाफ बोला है ना, तो एवरेज करके कर लेंगे। तो 60,000 प्लस 1,60,000, इसका 75% करके देखो। और जनवरी का क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ अगेन 75% ऑफ, मतलब जनवरी और फरवरी का मिला के, जनवरी और फरवरी का मिला के, इसलिए जनवरी लिखा। 40,000 प्लस 60,000, इन दोनों का 75% का हाफ वैल्यू, ये हो जाएगा आपका पेमेंट फॉर परचेसेस। करके बताइएगा सर कि क्या हो रहा है। कितना हो रहा है सर, थोड़ा बताइए ना। क्या किसी ने कैलकुलेशन किया सर, मौसमी, विशाल, ज्योति? $82,500। 82,500, जिसका पेमेंट कब करना है आपको, फरवरी का पेमेंट कब करना है आपको? मार्च में करोगे, वेरी गुड सर, पेड इन मार्च। और इसका कितना होगा, 37,500। 37,500, ये कब पेमेंट करोगे? ये जनवरी का डेटा है, फेब में। बस यही तो करना है, यही करना है सर, बस यही चाहिए था आपसे। बस आपको क्या करना था, परचेज के लिए, फॉर परचेज के लिए आपने जो परचेज किया उसका पेमेंट आपने बेसिकली आपने पेमेंट करना है। आपको परचेज तो कर लिया, बट पेमेंट कब कैसे कर रहे हो, ठीक है, किस हिसाब से कर रहे हो, तो उसी के हिसाब से आपका कैलकुलेशन। तो आप क्या करोगे, फेब्रुआरी में पेमेंट करोगे 37,500,
है ना, और मार्च में पेमेंट करोगे 82,500, जैसे क्वेश्चन में बोला था। क्वेश्चन आपको क्लियर कट बोला है, क्वेश्चन आपको 2 पॉइंट में, बोलो सर बोलो। কিছু বুঝতে পারিনি। কিছু বুঝতে পারলি না? আচ্ছা আরেকবার বলে দিচ্ছি, ওটাই তো আরেকবার এর জন্য বলতে এলাম। দেখ मैनेजमेंट का पॉलिसी क्या है, पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट इज टू हैव ए सफिशिएंट स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो आप परचेस करोगे तभी ना आपके पास स्टॉक रहेगा, ये बात मुझे पहले बता। यस और नो? आप परचेस करोगे सेल करने के लिए, सेल करने के लिए परचेस करना जरूरी है, यस और नो? है। तो मैनेजमेंट का क्या डिसीजन है, मैनेजमेंट बोल रहा है द पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट इज टू हैव ए सफिशिएंट स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू मीट सेल्स डिमांड इन द नेक्स्ट हाफ मंथ। नेक्स्ट हाफ मंथ का सेल्स डिमांड आपको फुलफिल करना है, ठीक है, मतलब कमिंग नेक्स्ट 15 डेज का, आप ऐसे बोल सकते हो, नेक्स्ट मंथ का। और क्रेडिटर का क्या खेल है, क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल्स एंड एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ आफ्टर द परचेस आर मेड और द एक्सपेंस इनकर्ड। आप नेक्स्ट मंथ पेमेंट कर रहे हो, जिस मंथ में आप एक्सपेंस मतलब बेसिकली मटेरियल्स खरीद रहे हो, पेड इन द मंथ आफ्टर द परचेस आर मेड, ठीक है, जिस मंथ पे परचेस करो उसके नेक्स्ट मंथ में। लेबर इज पेड इन फुल एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, ये लेबर का खेल है, बाद में आते हैं। बट क्रेडिटर्स के केस में क्या बोला, क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल्स आर पेड इन द मंथ आफ्टर द परचेस आर मेड। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपने किया, ये जो आपने कैलकुलेशन अभी जो किया, ठीक है, कहाँ चला गया वर्किंग्स हमारा, देखो सर आपको हाफ मंथ का स्टॉक रखना है, ठीक है, तो जब हाफ मंथ का स्टॉक आपको मेंटेन करना है, अच्छा ये तो क्लियर है ना 75% क्यों किया गया, परचेज वैल्यू 75% ऑफ सेल्स है। सो फरवरी का जो परचेज वैल्यू रहेगा आपका, ये दोनों का एवरेज कर दिया आपने, बिकॉज अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, आप दोनों का एवरेज करके आप पेमेंट कर रहे हो, कि आपने जनवरी में जो परचेज किया, सॉरी अब यहां पर अगर मैं फरवरी का बात कर रहा हूं, फरवरी में जो परचेज किया, मार्च में जो परचेज किया, उसका 75% का वैल्यू जो हाफ मंथ के हिसाब से आपको रखना पड़ रहा है, उसका पेमेंट आप कर रहे होगे 82,500, जो आप मार्च में पेमेंट करोगे। सिमिलरली जब जनवरी और फरवरी का बात आएगा, जनवरी और फरवरी का बात आएगा, जनवरी का 40,000 का सेल्स है आपका, उसका 75%, और इधर 60,000 का है मार्च में, उसका 75%, दिस इज योर परचेज अमाउंट, उसका हाफ मंथ का वैल्यू आपको मेंटेन करना है, जो आपको पेमेंट करना है, तो 37,500 जो आपको फरवरी में पेमेंट करना है। बोलो सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, बोलो क्या प्रॉब्लम है, अभी भी बोलो। বলছি এখানে তো বলেছিল যে নেক্সট মান্থের সেলের হাফটা খালি মেনটেন করতে হবে, তাহলে মানে জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি দুটো এভারেজ করলাম কেন? एवरेज करने के पीछे मेन रीजन ये है कि जब हमें पता नहीं चलता ना, कहाँ चला गया, देखिए जनवरी का 40,000 है, फरवरी का 60,000 है, क्वेश्चन क्या बता रहा है कि एक्चुअली वी डोंट नो कि दोनों मंथ का मिला के कितना मेंटेन करना है, और यहां पर बोला है कि ना सेल्स डिमांड इन द नेक्स्ट हाफ मंथ, तो नेक्स्ट हाफ मंथ का डिमांड आपको हाफ के लिए मेंटेन करना है, और एवरेज क्यों कर रहे हो, एवरेज करने के पीछे मेन रीजन ये होता है कि जब आपको समझ में नहीं आता कि एवरेज में कितना मतलब आपका सेल होने वाला है, तो आपको सिंपल पेमेंट करने के टाइम पे आप एग्जैक्टली नहीं पता कि कितना हो रहा है, तो जनवरी का 15, क्योंकि 15 डेज का मेंटेन करना पड़ रहा है, तो 15 जब भी हो जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, जनवरी का और फरवरी का दोनों मिला के मेंटेन कर देना है। तो इसमें क्या होगा, आपको हर मंथ में जो 15 करके एक्स्ट्रा होने वाला है ना, वो दोनों मिला के एवरेज हो जाएगा, जनवरी फरवरी का एवरेज कर दिया, फरवरी मार्च का एवरेज कर देना है, मार्च अप्रैल का एवरेज कर देना है, इसमें आपका बजट बन जाएगा। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों का एवरेज करने से वो जो 15 डेज का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर नेक्स्ट हाफ मंथ का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपका फुलफिल हो जाता है, बिकॉज आपको एक्जैक्टली नहीं पता कि जनवरी का डेटा लेंगे कि फरवरी का लेंगे, तो इससे अच्छा है कि दोनों का टोटल करके उसका 75% कर दो और उसका हाफ कर दो, इससे आपको एवरेज मेंटेन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि कौन सा हाफ मंथ का यूज करना है, इससे अच्छा है कि दोनों को ऐड करके मिक्स कर लो। और पेमेंट के बारे में तो बोला ही था कि पेड इन द मंथ आफ्टर द परचेस आर मेड। बोल अभी भी समझ नहीं आया? বুঝেছি স্যার। मतलब एग्जैक्ट आपको यहाँ पर एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है ना,
कि जो हाफ मंथ का स्टॉक मेंटेन करोगे आप, ठीक है, सेल्स का, ये सेल्स का हाफ मंथ का जो स्टॉक आप मेंटेन करोगे वो एग्जैक्टली कहाँ से करोगे, या फिर उसका जब ये तो बजटेड सेल्स है, फिर इसका क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट परचेस है, तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है कि भाई जनवरी का करे कि फरवरी का करे, तो आप नेक्स्ट हाफ मंथ का मेंटेन करोगे। तो जब आपको ये समझ में नहीं आता है कि भाई किससे करना है, तो आपका जो बजट बनेगा, तो आप जनवरी का भी अमाउंट ले लो, फरवरी का भी अमाउंट ले लो, उसका आप आधा कर दो, मतलब 50% कर लो, और 75% तो उसका सेल्स है ही, ठीक है, तो 75% सेल्स का परचेज अमाउंट है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको पेमेंट कितना करना है, जिसके कारण यहाँ पर आपका 82,500 हुआ है, 82, और यहाँ पर आपका 37,500 हुआ है, तो दोनों का एवरेज करके हुआ है, बिकॉज आपको हाफ मंथ का मेंटेन करना है, इसीलिए 50% के हिसाब से आपने किया, नेक्स्ट मंथ का जो हाफ मंथ का हिसाब से, और 75% इसलिए यूज किए बिकॉज 75% आपका क्या है, सेल्स का, मतलब सेल्स का 75% आपका परचेज वैल्यू है। ज्योति, विशाल, आप लोगों को समझ में आ रहा है ऐसा? आप लोगों का कोई आवाज नहीं आ रहा है, बोलो सर एक बार। हाँ सर। यस सर। ओके सर, देखो, तो फॉर परचेज वर्किंग नोट इधर हो गया, ठीक है, इसका टोटल करके बताना मुझे। अच्छा, फॉर लेबर, आस्ते साउंड आस्ते आस्ते, सबको ऐसा लग रहा है क्या? अरे ना सर। विशाल का कुछ नेटवर्क इशू है क्या? मैं तो बहुत जोर से बात कर रहा हूँ रे। अच्छा, लेबर कॉस्ट का पेमेंट कैसे करें? लेबर का पेमेंट कैसे करें? लेबर के बारे में बोला है कि लेबर इज पेड इन फुल बाय द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के एंड पे पेमेंट करोगे, तो मतलब फरवरी का पेमेंट फरवरी के एंड के कर दोगे, और मार्च का पेमेंट मार्च के एंड पे कर दोगे, तो 3,000 और 5,000 का पेमेंट कर दोगे, 3,000 और इधर 5,000, ठीक है। और कैश एक्सपेंस जो आपका हो रहा है, आप जो कैश एक्सपेंस कर रहे हो, ये जो एक्सपेंस आपका हो रहा है 6,000 फरवरी का, 7,000 मार्च का, ठीक है। इसके बारे में भी बोला है कि, इसके बारे में भी क्या बोला है सर, इसके बारे में ये बोला था, देखो, क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल्स एंड एक्सपेंस आर पेड इन द मंथ आफ्टर द परचेज आर मेड और द एक्सपेंस इनकर्ड, जिस मंथ करोगे उसके नेक्स्ट मंथ पेमेंट करना है आपको। तो जनवरी का एक्सपेंस है 4,000, इसका पेमेंट आधा करोगे आप, सॉरी 4,000 का पेमेंट आप करोगे एक्चुअली फरवरी में, और फरवरी का 6,000 का पेमेंट करोगे आप एक्चुअली मार्च में। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा सर, एक्सपेंस इंक्लूड मंथली डेप्रिसिएशन 2,000, तो ये 2,000 को क्या करोगे, लेना है कि लेस कर देना है? अरे डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम, थैंक यू सर। तो फॉर कैश एक्सपेंसेस एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हटाओ यहां से, वो जो 2,000 है उसको हटा दो। तो बेसिकली क्या है, जनवरी का 4,000 है जिसका पेमेंट फरवरी में करना है आपको, तो 4,000 का 2,000 तो डेप्रिसिएशन है, तो 2,000 इधर आ जाएगा, तो यहाँ 2,000 आ जाएगा ना, और फरवरी का 6,000 है, उसका 2,000 डेप्रिसिएशन है, तो इधर 4,000 आ जाएगा, 4,000। टोटल करके बताओगे मुझे थोड़ा ये तीनों साइड का? इसका कितना होगा, 82,500 और 37,500, 1,20,000, देखो तो एक बार। 1,00,000। इसका हो जाएगा 8,000, सॉरी 5,000, 8,000, और इसका हो जाएगा 6,000, यस। अभी भी बाकी है कुछ एरिया, जैसे सेकंड में थोड़ा हेडिंग कर लूँ, मार्च टोटल। अच्छा, डिविडेंड पेमेंट कर रहे हो आप, एक बार देखो कैलकुलेशन में बोला है आपका डिविडेंड पेमेंट हो रहा है कितना, कंपनी विल बाय इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹18,000 ऑन कैश इन फरवरी एंड विल पे डिविडेंड ऑफ ₹20,000 इन द मंथ ऑफ मार्च, तो दोनों पेमेंट हो रहा है इधर, ठीक है। तो आप डिविडेंड पेमेंट भी कर दो और इक्विपमेंट पेमेंट भी कर दो। तो डिविडेंड पेमेंट कब कर रहे हो सर? डिविडेंड पेमेंट फरवरी में या मार्च में? सर डिविडेंड पेमेंट मार्च में, कितने का? 20,000 का।
और इक्विपमेंट परचेज कर रहे हो उसके लिए भी पेमेंट कर रहे हो आप फरवरी में 18,000 का, बस और कुछ है नहीं क्वेश्चन में, और कुछ नहीं बोला सर। और ये बस एक बोला है कि आपको कैश बैलेंस फर्स्ट फेब को मेंटेन करना, ओपनिंग कैश बैलेंस इन फर्स्ट फेब 1000, उसको देखते हैं बाद में। तो पहले फरवरी का टोटल बताइएगा मुझे, फरवरी का पेमेंट का टोटल कितना हो रहा है, जितना पेमेंट किया उसका टोटल करके बताना मुझे। कर रहे हो क्या मौसमी कोर्सेस? হ্যাঁ স্যার। বল কত হলো? $60,500। 60,500 यस सही हुआ है। और इसका मार्च का 11500। 11500 वेरी गुड सा। और टोटल करके कितना होगा? 1,72,000। देखो ना एक बार कितना हो रहा है। एक लाख 72 हुआ क्या टोटल करके? হ্যাঁ স্যার। ओके अभी नेट कैश फ्लो बताइएगा मुझे, मतलब रिसीप्ट से पेमेंट हटाओ, नेट कैश फ्लो कितना होगा? नेट कैश फ्लो रिसीप्ट पेमेंट्स को बैलेंस करके 55 इधर 60,500, रिसीप्ट हुआ आपका 55, पेमेंट हुआ आपका 60,500, तो नेट कैश का फ्लो कितना हो गया? 5500 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आया से ज़्यादा गया है ना सर, जितना आया उससे ज़्यादा गया, तो 5,500 नेगेटिव है आपका। और यहाँ पर आपका 1,11,500 का पेमेंट हुआ है, बट आपने रिसीव कितना किया? 1,35,000 का। तो इधर पेमेंट में केस में, पेमेंट के केस में आपका, सॉरी मार्च के केस में आपका पॉजिटिव वैल्यू है। कितना हो रहा है देखो ना एक बार मार्च का? 23,500। तो 23,500 यहाँ और 5,500 यहाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा? 18,000 क्या प्लस माइनस करके 18,000 हो रहा है, देखो तो एक बार। अच्छा ओपनिंग कैश बैलेंस 1,000 बोला था फरवरी का, 1,000 बोला था, तो नेट कैश फ्लो 5,500 नेगेटिव 1,000 का ओपनिंग, तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा फरवरी का? 4,500 नेगेटिव, इसका क्लोजिंग मतलब इसका ओपनिंग 4,500 नेगेटिव। सो 23,500 माइनस 4,500 दिस इज 19,000, इसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। सो अल्टीमेटली टोटल कॉलम में आप देख लो एक बार 1,000 4,500 कितना हो जा रहा है? इधर 18,000, हमें मैचिंग इतना, ये क्लोजिंग बैलेंस में 19,000 होना चाहिए ना, तो 18,000। हाँ बोल। 1,000 যেটা ওপেনিং ব্যালেন্স সেটা অ্যাড হবে। यस 1,000 इधर ऐड हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 19,000, ठीक हुआ ना अभी? वन 1,000 ओपनिंग इधर ऐड हो जाएगा, इधर 19,000, तो अल्टीमेटली मैच हो गया। बस यही था क्वेश्चन सर। बोल सर समझ में आया कि नहीं?
पीएल भी समझ में आया होगा और कैश बजट एरिया। थोड़ा सा घुमा के सवाल था ये, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, बस इतना ही है। ज्योति बोलो सर, क्लियर है कि नहीं है? एक बार घर में ज़रूर देखना क्वेश्चन को। हाँ सर। ठीक है, अच्छा तो ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन सर, पुराना वर्किंग कैपिटल का जो लास्ट टॉपिक था, दैट इज फाइनेंसिंग डेटर का, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मैंने शेयर किया था इसका आंसर, बट इसमें भी आप लोगों को थोड़ा डाउट है, तो मैं इसको थोड़ा करा के देता हूँ। ज्योति मुझे यहीं से सवाल कर रहा था सर, इसका थोड़ा समझा दीजिएगा, है ना ज्योति? हाँ सर। देखो सर, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। टर्नओवर ऑफ PQR लिमिटेड, टर्नओवर ऑफ PQR लिमिटेड, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्रेडिट मैनेजमेंट का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब क्रेडिट में सेल तो कर देता है कंपनी, उसके बाद अगर कंपनी का बैड डेब्ट हो जाता है तो बैड डेब्ट को कैसे मैनेज करेगा, कंपनी को फायदा कैसे होगा, कंपनी बैड डेब्ट को मार्केट से रेज कैसे करेगा अगर मार्केट में कंपनी का ज़्यादा क्रेडिट सेल हो जा रहा है तो। ये सब जवाब आपको रियल लाइफ क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो 120 लाख का टर्नओवर है, दैट इज सेल्स, ऑफ व्हिच 75% इज ऑन क्रेडिट। 120 लाख का टोटल टर्नओवर में से 75% क्रेडिट में होता है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 80%, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80%, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए कंट्रीब्यूशन किधर किया जाएगा। क्रेडिट टर्म्स क्या बोला है सर? क्रेडिट टर्म्स, क्रेडिट टर्म्स का मतलब है 2/10 नेट 30। इसका मतलब क्या, कोई समझा सकते हो मुझे? ये मैं पहले भी आप लोगों को क्रेडिट मैनेजमेंट कराने के टाइम पे, क्रेडिट इवैल्यूएशन के टाइम पे कराया था। 2/10 नेट 30, इसका मतलब क्या है? হ্যালো 30 ডেজ এর মধ্যে পেমেন্ট করে আর 10 দিনের মধ্যে করলে 2% ডিসকাউন্ট। थैंक यू सर। नॉर्मल पेमेंट टाइम 30 डेज है, क्रेडिट पीरियड आपको 30 डेज, मतलब डेटर्स का जो पीरियड है, डेटर को जो आप पेमेंट करने का टाइम दे रहे हो, क्रेडिट टर्म्स दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि आपको 30 डेज क्रेडिट पीरियड नॉर्मली मिलेगा। अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट करेगा तो 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा। सिंपल बात है, 2/10 नेट 30, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने हाउ टू स्लो डाउन पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट था डेटर्स मैनेजमेंट में, उसमें हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। अभी तो बस डेटर्स मैनेजमेंट नहीं, अभी फाइनेंसिंग डेटर्स में ये फैक्टरिंग सर्विस का मेनली क्वेश्चन है, तो ये एक बार देख लो एक बार आप लोग, ठीक है। अच्छा और क्या बोला क्वेश्चन में, देखो एक बार। ऑन द करेंट लेवल ऑफ सेल्स, कंपनी जिस लेवल में करेंटली सेल कर रहा है, द बैड डेब्ट्स आर 1%। ऑन द करेंट लेवल ऑफ सेल्स द बैड डेब्ट आर 1%। मतलब जिस लेवल में कंपनी करेंटली सेल करता है उसमें कंपनी का बैड डेब्ट होता है 1% का। कितने का? 1% का, ठीक है। कंपनी स्पेंड्स 1,20,000 पर एनम ऑन एडमिनिस्ट्रेटिंग इट्स क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स को देखभाल करने के लिए, देखभाल समझते हो ना, क्रेडिट में सेल्स करोगे तो आपको मेंटेन करना होगा, कलेक्शन करने के लिए लोगों को भेजना होगा। कंपनी में कोई ऐसा हो ना जिसको भेजते हैं बार बार, चलो भाई मेरा कलेक्शन करके आओ, तगादा बोलते हैं हम लोग इसको हिंदी बंगाली में, तगादा मतलब टाका अदाय करना है, मतलब पैसा लेने जाना है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिंग के लिए आपको कुछ रखना पड़ रहा है किसी को, कंपनी 1,20,000 उसके लिए खर्चा करता है एनुअली। The cost includes salary of staff who handle credit checking, collection, etc. These are avoidable cost. आप चाहो तो ये कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। क्यों, आगे बताते हैं। The past experience indicate that 60% of the customers avail of the cash discount. देखा गया है कि कंपनी में 60% कस्टमर, ये एक्सपीरियंस से कंपनी देखा है कि 60% कस्टमर कैश डिस्काउंट लेता है, ठीक है। मतलब जल्दी देने में डिस्काउंट, मतलब थोड़ा कम देना पड़ेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट में जाते हैं। द रिमेनिंग कस्टमर्स पे ऑन एन एवरेज 60 डेज, बाकी कस्टमर्स 60 दिन का एवरेज पीरियड में पेमेंट करता है। द बुक डेब्ट्स रिसीवेबल्स, मतलब मार्केट में कंपनी का कितना पड़ा हुआ है, ऑफ द कंपनी आर प्रेजेंटली बीइंग फाइनेंस्ड इन द रेशियो ऑफ 1:1। मतलब मार्केट में कंपनी का जो रिसीवेबल्स है, अगर वो पैसा मार्केट से, अगर मतलब उतना पैसा अगर अभी फाइनेंस किया जाए, मतलब देखो सर, जो पैसा मेरा मार्केट में पड़ा रहेगा वो तो करेंटली मेरे पास है नहीं, बात को समझिएगा सर। आपको बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, एक्चुअली ये वर्किंग कैपिटल एरिया है ना, आपको चाहिए बिजनेस करने के लिए पैसा।
अगर आपका डेटर आपका पैसा देने में देरी करता है तो आपका फंड का कमी होता है कि नहीं होता? प्लीज ये मुझे कंफर्म कीजिएगा। आपने लोगों को सेल कर दिया, आप मौज में हो कि भाई मेरे को तो पेमेंट मिलेगा, बट जितना पेमेंट मिलने में देरी होगा उतना आपके हाथ में कैपिटल का कमती होगा। यस और नो? हाँ सर बोलो ना। आप सेल किया, क्रेडिट में सेल किया, बहुत अच्छा, बट आपको पेमेंट मिलने में जितना देरी होगा उतना आपका वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा, जिस पैसे से एक्चुअली आपको बिजनेस को क्या करना है, साइकिल करना है ना। ऐसे क्या होता है ना रियल लाइफ में, छोटा से छोटा बिजनेस को देख लो, छोटा से छोटा बिजनेस, ज्यादा बड़ा बिजनेस में जाने का रिलायंस अंबानी बंबानी कुछ नहीं जाना है। एक सिंपल पान दुकान वाले को भी जाके पूछोगे, सिंपल कपड़ा वाले को भी जाके पूछोगे ना कि दादा अगर मार्केट में कस्टमर पेमेंट करने में देरी होता है तो तकलीफ होता है कि नहीं? ठीक है, जैसे मानो कि आपने 10,000 का सेल किया, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, 10,000 का सेल किया, ये 10,000 का जो सेल है ये क्रेडिट में है, ठीक है, तो ये क्रेडिट में है, तो ये 10,000 आपका मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में फंस गया। अब कस्टमर आपको कोई 30 डेज कोई 60 डेज में पेमेंट करेगा, तो ये जब तक ये पेमेंट आपको वापस नहीं मिल जाता तो आपके पास फंड का शॉर्टेज होगा, एकदम क्लियर है सर। और ऐसे टाइम में अगर फेस्टिव आ जाए, जैसे दिवाली आ गया, जैसे दिवाली आ गया, अब ऐसे पीरियड में आपको फंड का और जरूरत है, बिकॉज आपको न्यू आइटम उठाना है, यू नीड न्यू आइटम। तो न्यू आइटम उठाओगे, मार्केट से लाओगे, उसको सेल करोगे, प्रॉफिट करोगे, तभी ना बिजनेस चंगा बनेगा, है ना। तो न्यू आइटम परचेस करने के लिए आपको जल्दी में पैसा चाहिए। अब कस्टमर बोलेगा मैं 30 दिन में दूंगा, कोई बोलेगा मैं 60 दिन में दूंगा, आप खुद दिए, बट देने क्यों दिया था? सेल करने के लिए। देने के पीछे रीजन था सेल करना, नहीं तो सेल बूस्ट नहीं हो रहा था। कंपनी को भी दुविधा हो जाता है ना सर, एक तरफ सेल भी करना है, उधार भी देना है, दूसरी तरफ मार्केट से न्यू माल भी विड्रॉल कर, मतलब न्यू माल भी खरीदना है, ठीक है, न्यू आइटम खरीदना है, तभी बिजनेस चलेगा। लेकिन इसके बीच में दुकानदार जो है, जो सप्लायर है, वो फंस जाता है। किसमें फंस जाता है? फंड की क्रांच में फंस जाता है। हर बिजनेसमैन को होता है। ज्योति, ज्योति बिजनेस का संभालते हैं, ज्योति बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ सर, और फिर ये पेंडेमिक में ऐसा सिचुएशन बहुत हुआ है। यस सर, मतलब कस्टमर, स्पेशली पेंडेमिक में ये सिचुएशन बहुत हुआ। यस, कस्टमर को बोलो तो कस्टमर एक ही बात करता है, दे देंगे, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। कोई कोई तो इसका फायदा भी उठाया है ना मैक्सिमम ने इसका फायदा भी उठाया पेंडेमिक के नाम यूज करके, जो भी हो। तो फंड का क्रंच हो गया। लेकिन आपको जब फंड का क्रंच होगा, आपको पैसा तो चाहिए ना बिजनेस के लिए, बिकॉज आपको मार्केट डिमांड दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? उस फंड को फाइनेंस करोगे। मतलब अगर कुछ लोन मिल जाए तो इस फेस्टिव सीजन में थोड़ा ज़्यादा फायदा हो जाए, तो उसको फाइनेंस करना मतलब बेसिकली थोड़ा इक्विटी, थोड़ा लोन, मतलब ओन प्लस लोन। कुछ शेयर होल्डर को बोलोगे कि भाई थोड़ा इक्विटी दे दो, थोड़ा सा मार्केट में बोलोगे भी थोड़ा लोन दे दो, तो इसको फाइनेंस करने के लिए आपको कुछ फंड मिल जाएगा। फाइनेंस करने से उसका कुछ कॉस्ट भी आएगा, है ना। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन में भी बोला है, देखो क्या बोला क्वेश्चन में, द कंपनी presently being financed in the ratio of 1:1 by a mix of bank borrowing and own funds which cost per annum 15% and 14% respectively, ठीक है, 15% 14% respectively। तो फैक्टरिंग फर्म, फैक्टरिंग कौन होता है? यही तो लास्ट पॉइंट था बेसिकली फाइनेंसिंग डेटर का या फिर वर्किंग कैपिटल का। फैक्टरिंग फर्म वो होते हैं जो आपका मार्केट से, फैक्टरिंग फर्म वो होता है जो आपका मार्केट का जो डेटर है उनसे पैसा उठा के देता है, बैड डेब्ट स्पेशली। द फैक्टरिंग फर्म हैज ऑफर्ड टू बाय द फर्म्स रिसीवेबल, मतलब मार्केट से कंपनी जो है ना वो अपना रिसीवेबल्स उठाने में मुश्किल में पड़ रहा है, ठीक है, तो वो बोलता है कि हम फैक्टरिंग सर्विस देते हैं। फैक्टरिंग का काम ही होता है कि मार्केट से पैसा उठा के, जिस कंपनी का, जैसे नॉर्मली बैंक वालों करता है, बैंक का इतना मार्केट में लोन फंस जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाता है, वो फैक्टरिंग फर्म का हेल्प ले लेता है। वो क्या बोलता है, मेरा फार्म उठा के दो। दे आर बेसिकली थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड गुंडा टाइप में होता है, ठीक है, मतलब लीगली फंसाते हैं जो मार्केट से लोन लिया है बट लोन का टाइम पे रिपे नहीं कर रहा है। तो वो क्या करेगा, फार्म का जितना मार्केट में रिसीवेबल्स है, मतलब डेटर्स है, उसको खरीद लेगा और बदले में अपना कमीशन ले लेगा। द मेन एलिमेंट्स ऑफ सच डील, ये जो फैक्टरिंग फार्म है वो क्या डील कर रहा है, ध्यान से देखो। फैक्टरिंग फार्म का डील देखना,
द मेन एलिमेंट्स ऑफ सच डील स्ट्रक्चर्ड बाय द फैक्टर्स आर, क्या डील कर रहा है फैक्टरिंग फर्म? फैक्टरिंग सर्विस ये एक फाइनेंशियल बिजनेस है सर। फैक्टर रिजर्व चाहिए उसको 12%, गारंटेड पेमेंट 25 दिन में, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 15% एंड कमीशन 4% ऑन द वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स। ठीक है, ये फैक्टरिंग का कंडीशन है फैक्टरिंग फर्म का। आपको पूछा जा रहा है, मान के चलते हैं कि साल में 360 दिन है, ठीक है, 365 नहीं 360 दिन ही नहीं है। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू पीक्यूआर लिमिटेड whether to continue with the in-house management of receivables or accept the factoring firm's offer? अगर कंपनी फैक्टरिंग फर्म का ये ऑफर एक्सेप्ट करता है तो क्या कंपनी को फायदा है डेटर मैनेजमेंट में, या फिर कंपनी का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है कंपनी को उसी सिस्टम में रहना चाहिए? बोलो सर, क्वेश्चन समझ में आया? एकदम रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन समझ में आया सर? बताओ, क्वेश्चन समझ में आएगा तो फिर मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। यहां तक क्लियर है? सर हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। देखो अब सॉल्व करना है इसको। सर कैसे सॉल्व करें इसको? सर इसको सॉल्व करने के लिए बस कुछ शॉर्टकट टेक्निक यूज करेंगे। शॉर्टकट टेक्निक इन द सेंस देखेंगे कंपनी का सेविंग्स कितना है और कंपनी का खर्चा कितना है, बस इतना ही काम। तो चलो सर सोल्यूशन करते हैं इसका। पीक्यूआर लिमिटेड फैक्टरिंग, क्वेश्चन का नाम है पीक्यूआर फैक्टरिंग सर्विस। सोल्यूशन, फर्स्ट पार्ट सेविंग्स इन बैड डेब्ट। फैक्टरिंग ले लेंगे तो बैड डेब्ट नहीं होगा, है ना सर? क्या रे, अगर फैक्टरिंग सर्विस ले लेते हैं तो बैड डेब्ट नहीं होगा। जो मेरा बैड डेब्ट होता है करेंटली कंपनी का, कितना बैड डेब्ट होता है कंपनी का? 1%। 1%। क्रेडिट सेल का 1%। कंपनी टोटल टर्नओवर कितना करता है? 120 लाख का, उसमें से कितना परसेंटेज क्रेडिट है? 75%। उसका 1%, कितना सेविंग्स हो जाएगा? बैड डेब्ट नहीं होगा तो 1% ऑफ व्हाट? 1% ऑफ सर 90 लाख होगा। देखो तो एक बार कैलकुलेट करके, ये 90 लाख कहां से आया? 120 लाख का 75% करके देखो ना एक बार, प्लीज कंफर्म करना मुझे। 120 लाख का 75%, 90 लाख होता है कि नहीं? यस सर। 90 लाख का 1% कितना होता है? 90,000। यस। कंपनी अगर सेव करेगा तो क्या सेव करेगा वो पहले देख लो, पॉइंट बी। अच्छा, अगर फैक्टरिंग को दे देगा तो सेविंग्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी हो जाएगा ना, मतलब कंपनी को इन हाउस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ रखने का जरूरत नहीं है। तो कंपनी का इन हाउस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितने हैं? 1,20,000 पर एनम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग इज क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स को चेक करना, कलेक्ट करने के लिए 1,20,000 का सैलरी वगैरह देना पड़ता है। ठीक है, पॉइंट सी। अच्छा, जल्दी पेमेंट कलेक्ट करने के लिए कंपनी को डिस्काउंट देने का जरूरत नहीं है। 2/10 नेट 30 का जो डिस्काउंट कंपनी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कंपनी कितना डिस्काउंट दे देता है सर? 2% का डिस्काउंट दे देता है। सर 2% डिस्काउंट कितना कस्टमर अवेल करता है? पास्ट एक्सपीरियंस में कंपनी देखा कि 60% ऑफ द कस्टमर्स अवेल द कैश डिस्काउंट। सर डिस्काउंट अगर कंपनी देता है तो क्या कंपनी को लॉस है? येस और नो? क्या रे, अगर आप 1% 2% जो भी डिस्काउंट आप प्रोवाइड करोगे अपने कस्टमर्स को, इसमें कंपनी को लॉस तो होता होगा या फिर प्रॉफिट कम होता होगा, कुछ तो होगा। लॉस ना हो बट कम से कम इतना तो बोल सकते कि भाई प्रॉफिट कम हो जाएगा, हाँ या ना? बोलो ना। यस सर। तो सेविंग्स इन डिस्काउंट एक्सपेंस, कितना सेविंग्स हो सकता है अगर फैक्टरिंग को दे दिया तो? 2% डिस्काउंट देते हो आप, कितना लोग अवेल करते हैं? 60% कस्टमर अवेल करता है। 60% ऑफ कितना आपका डेटर हो जाता है मार्केट में? 90 लाख का। ठीक है, कितना हो जाएगा?
2% ऑफ 60% ऑफ 90 लाख, बोलो कितना होता है? 2% ऑफ 60% ऑफ 90 लाख, 1,08,000 आया मेरा। आप लोग थोड़ा बताइएगा एक बार चेक करके। ये सब खर्चा होता है। हाँ बोलो सर, हुआ मैच किया? हाँ फैक्टरिंग को कमीशन देना पड़ेगा आपको। फैक्टरिंग कमीशन कितना है? 4% ऑफ क्रेडिट सेल्स का, 90 लाख का। दिस अमाउंट इज 3,60,000 है ना। आप कमीशन दोगे, फैक्टरिंग लोगे तो कमीशन ये रहा 4% ऑफ द वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स, जितना मार्केट से आपको मिलेगा 3,60,000 कमीशन देना पड़ेगा। ओके अच्छा, और क्या चेक करेंगे? चेंज इन फंडिंग कॉस्ट। चेंज इन फंडिंग कॉस्ट। अच्छा, फंडिंग कॉस्ट मतलब उसको पैसा चाहिए तो फंड भी यूज करना है, मतलब मार्केट में पैसा फंसा रहेगा तो फंडिंग कॉस्ट भी लग जाता है, बिकॉज हमें चाहिए, मैं जो आपको समझा रहा था। अच्छा, इन केस क्रेडिट सेल्स कितना है? क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू 90 लाख है ना। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है सर? एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? कैसे मिलेगा? देखो सर, सिंपल तरीका अपनाओ। 60% कस्टमर 10 दिन में पेमेंट कर देता है बिकॉज वो डिस्काउंट लेता है, और 40% कस्टमर 60 दिन में पेमेंट करता है। करके देखो तो कैसे लिया मैंने ये, इसको देखो, ये देखो, आपको पहले ही मैं पढ़ा के रखा था। लुक हियर, द पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट्स दैट 60% ऑफ द कस्टमर्स अवेल द कैश डिस्काउंट, और जब वो कैश डिस्काउंट लेगा तो कितना दिन में पेमेंट करना पड़ेगा? अरे जो कैश डिस्काउंट लेगा उसको कितना दिन में पेमेंट करने से कैश डिस्काउंट मिलेगा? हाँ 10 days. 10 डेज में। तो 10 डेज में पेमेंट करता है, इतना कस्टमर का संख्या कितना है? 60%। ओके, और बाकी रिमेनिंग कस्टमर्स पेमेंट करता है एवरेज 60 डेज में आफ्टर द डेट ऑफ सेल। तो मतलब 40% कस्टमर 60, मतलब 40% कस्टमर ऐसा है जो 60 डेज में पेमेंट करता है। तो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या बन जाएगा? 0.60 इंटू 10 प्लस 0.4 इंटू 60, देखो तो 30 डेज होता है कि नहीं? करके देखो, 30 डेज आ जाएगा। आया? ये एवरेज कलेक्शन पीरियड है, मतलब जो डिस्काउंट लेने वाला कस्टमर है और जो डिस्काउंट ना देने वाला कस्टमर है, दोनों मिला जुला के 30 डेज का एवरेज कलेक्शन है। कंपनी का डेटर का क्या हिसाब है? डेटर्स है 90 लाख का, 90 लाख का, और ये अगर 30 डेज में पेमेंट आता है 30 डिवाइडेड बाई 360, तो डेटर अमाउंट कितना हो जाएगा 30 डेज में? बोलो। বলছি ওটা 4 ইনটু কত লিখেছেন? 60, 0.4 इंटू 60। 60 কেন হলো? 60 days, remaining customers paying 60 days। বুঝতে পারলি না? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। মানে 60% কাস্টমার্স এরকম আছে না যারা ক্যাশ ডিসকাউন্ট নেয়, কোম্পানি দেখেছে এটা, তো তারা কত দিনে পেমেন্ট করে? তারা 10 দিনে পেমেন্ট করে। তাহলে 40% কাস্টমার্স এরকম আছে যারা 60 ডেজ পরে পেমেন্ট করে এভারেজ। তাহলে ওভারঅল কোম্পানির এভারেজ কালেকশন পিরিয়ড কত দাঁড়ালো? এটা ক্যালকুলেট করে দেখ, 30 ডেজ হবে। হচ্ছে এটা? এটা 30 ডেজ ক্যালকুলেট হয়েছে কি? 0.6 ইন্টু 10 প্লাস 0.4 ইন্টু 60, হ্যাঁ হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। ओके, बोझा गया तो अल्टीमेटली डेटर्स का जो पीरियड 30 डेज के पीरियड के हिसाब से डेटर का अमाउंट कितना हो जाएगा?
90 लाख इंटू 30/360 कितना होता है देखो ना एक बार। 30 डेज पीरियड के हिसाब से डेटर कितना हो जाएगा आपका? $45 lakh। 45 लाख 90 लाख इंटू 30/360 ओह सॉरी, मैंने 75,000 70 75,000 75,000 ना 7,50,000 ঠিক করে বল। 7,50,000। 90 lakh into 30 divided by 360 7,50,000 ना रे विशाल? यस सर यस यस सर ओके। अच्छा रेट ऑफ फंडिंग कितना है? मतलब ये पैसा आपको मिलता नहीं है, इसको फंडिंग करना हो अगर, ये तो मार्केट में फंस गया, अगर आपको ये अमाउंट फंड करना है तो कितना कॉस्टिंग पड़ जाएगा आपका? 7,50,000 आपको मिलता नहीं है बट आपको चाहिए, तो आप क्या करते हो, आप 1:1 रेशियो में इसको मार्केट से फाइनेंस करते हो। 1:1 इन द सेंस 50-50% में। तो कुछ आप बैंक बोरो करते हो और बाकी आप ओन फंड मतलब इक्विटी से लेते हो। तो इक्विटी फंडिंग में जो शेयर होल्डर आपको देता है पैसा, वो भी आपसे कुछ चार्जेस लेता है, मतलब परसेंटेज मांगता है। बैंक बोरोइंग में आपका 15% के आसपास का चार्जेस और ओन फंडिंग में आपका ऑलमोस्ट 14% का कॉस्टिंग पड़ जाता है, ठीक है, इंटरेस्ट चार्जेस बेसिकली। तो रेट ऑफ फंडिंग कितना हो जाएगा फिर? 50-50 मतलब हाफ इंटू 15 प्लस हाफ इंटू 14। 50-50 करके आपका एवरेज कितना कॉस्ट पड़ गया सर? हाफ इंटू 15 और हाफ इंटू 14 मतलब 0.5 इंटू 15 प्लस 0.5 इंटू 14 मतलब 0.5 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा? 1। ओवरऑल फंडिंग एक ही है बट 50-50 कर रहे हो, तो एवरेज कितना हो जाएगा सर? 14.5 होगा, देखो तो एक बार करके। मतलब एवरेज फंडिंग कॉस्ट आपका आ जाएगा 14.5%। क्या ये आया 14.5? 14.5%। बिकॉज आपको एग्जैक्ट फंडिंग कॉस्ट एवरेज में करना है, बिकॉज यू डोंट नो कि 15% लेना है कि 14% लेना है। सो बेस्ट इज एवरेज कर लो, जैसे वहां पर किया था ना, यू डोंट नो जनवरी या फरवरी, तो दोनों मिक्सड अप करके पेमेंट कर दो एवरेज करके। 14.5 समझ में आया कि नहीं? हेलो यस सर सो अब क्या करना है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग कैलकुलेट कर लो फटाफट। कॉस्ट ऑफ फंडिंग कितना आ जाएगा आपका? 7.5 लाख को 14.5% में, 7,50,000 को 14.5% में फंडिंग करना है, कितना हो जाएगा? कर रहे हो क्या? $1 लाख समथिंग आएगा। 1,08,750 1,08,750 क्या सबका आया कॉस्ट ऑफ फंडिंग? मौसमी, ज्योति? हाँ सर। ओके है सर। तो ये रहा आपका फंडिंग फंडिंग। माने कॉस्ट ऑफ फंडिंग माने এটাই তো বোঝাচ্ছিলাম তখন, जो पैसा तुम मार्केट से उठा नहीं सकते वो पैसा को तुम्हें, देखो भाई मार्केट में हमने सेल किया, जैसे मान की, चलो एक रियल लाइफ देखते हैं, जैसे मान की फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट अगर तुम्हें कोई प्रोडक्ट क्रेडिट में सेल करता है, ठीक है, क्या लेना है, चलो मानो कि ये झूला, ठीक है, ये फ्लिपकार्ट आपको क्रेडिट में बेचा, ठीक है, तो अगर फ्लिपकार्ट आपको क्रेडिट में बेच देगा और बोलते कि ठीक है सर आप मुझे 1 मंथ बाद पेमेंट करना, ठीक है, इसमें उसका सेल हो गया बट ये पेमेंट तो 1 मंथ बाद मिलेगा, तो इसके बीच में कंपनी को फंड का जरूरत है, तो जब वो फंड का जरूरत होगा, क्योंकि ये तो डेटर हो गया फ्लिपकार्ट के लिए, डेटर में पैसा फंस जाता है, तो अगर पैसा मार्केट में फंस गया तो कंपनी को तो पैसा चाहिए ना, तो अगर उतना अमाउंट मार्केट से कंपनी को रेज करना है तो उसका फाइनेंस कॉस्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड फंडिंग कॉस्ट।
यहाँ पर जो 30 दिन के लिए आपका फंड यहाँ पर अटक गया, ये जो 30 डेज का हिसाब आपने किया यहाँ पर, ये जो 30 डेज का आपने हिसाब लगाया, 2 मिनट पहले तो मैं आप लोगों को यही समझा रहा था, ये जो 30 डेज का आपने हिसाब लगाया कितना आया, 7.5 लाख का। ओवरऑल 90 लाख का क्रेडिट है। 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड के हिसाब से एवरेज में 30 दिन के लिए 7.5 लाख ब्लॉक हो जाता है मार्केट में। तो 7.5 लाख अगर आपको अभी चाहिए, यू नीड 7,50,000, बिकॉज ये आपका पैसा है बट मार्केट में फंसा है, क्योंकि आपने सेल बूस्ट करना था, आपने मार्केट में सेल कर दिया बट क्रेडिट में। तो 7,50,000 को फाइनेंस करना है, तो जिसका एवरेज फाइनेंसिंग कॉस्ट आपने देखा लोन प्लस ओन कैपिटल मिला के 14.5% का, तो उसी 14.5% में अगर आप इस अमाउंट को मार्केट से उठाते हो तो आपका खर्चा आ जाएगा एक्स्ट्रा 1,08,750। बात कुछ समझ में आया सर? यस सर। ठीक है, बिकॉज कंपनी को पैसा चाहिए, हम ऑल टाइम वी नीड वर्किंग कैपिटल, बट वर्किंग कैपिटल के लिए अगर आपको मार्केट से लोन लेके भी बिजनेस करना पड़े, बिजनेसमैन तो राजी है सर, बिकॉज मार्केट में वो लोग प्रॉफिट बहुत कर सकता है। 14.5% का कॉस्टिंग उठाएगा और 20% 25% में प्रॉफिट करके मार्केट में बिजनेस पकड़ लेगा, कर सकता है, बिजनेस को दम होता है इतना। ठीक है, बिजनेस करना जिसको आता है वो लोन लेके मार्केट से पैसा उठा के जो पैसा मार्केट में फंसा हुआ है उसका कमती पूरा कर सकता है। ठीक है, प्रॉफिट में लगा देगा ना, इतना तो दिमाग होना चाहिए, इतना तो दिमाग होना चाहिए कि भाई मेरे को कैसे एडजस्ट करना है। तो अब बात क्या हो जाएगा सर, एक कॉस्ट ऑफ फंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया रे ज्योति, मौसमी, आप लोगों को? है सर। नाउ फैक्टरिंग, अब फैक्टरिंग करना है, क्रेडिट सेल कितना है, क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू 90 लाख। ठीक है, कलेक्शन पीरियड फैक्टरिंग कितना बोल रहा है, देखो तो फैक्टरिंग कितना दिन का टाइम दिया, 25 दिन का। ठीक है, ओके, 25 डेज फैक्टरिंग। और क्या बोला, डेटर, तो नॉर्मली आपका 30 डेज का होता है, बट जब आप फैक्टरिंग सर्विस दे रहे हो तो आपका 90 लाख का क्या हिसाब आ जाएगा, 90 लाख इंटू 25 दिन डिवाइडेड बाय 360 डेज, कितना अमाउंट होता है देखो तो एक बार, कितना अमाउंट होता है, 6,25,000। 6,25,000, समझ में आया? अब फैक्टरिंग के साथ जा रहे हो, इतना दिन इन हाउस कॉन्सेप्ट में थे, अब फैक्टरिंग सर्विस लोगे तो क्या हिसाब आएगा वो देखना है। तो 90 लाख का डेटर है आपका, 25 दिन का पीरियड है, तो फैक्टरिंग बोल रहे 6,25,000 का वैल्यू हो रहा है। फैक्टरिंग और एक चीज बोला है कि फैक्टर रिजर्व है 12%, मतलब 12% का कोई फाइनेंस नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनेंस होगा तो कितने का होगा, 88% का होगा। तो इसका मतलब है 88% इज बीइंग फाइनेंस्ड बाय द फैक्टर। फैक्टर फाइनेंस करेगा, वो खुद कर लेगा, कितने कॉस्ट में, एट 15%, 15%, where the remaining 12% एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा, टू बी फाइनेंस्ड बाय 14.5%, मतलब फैक्टर जो करेगा वो 15% में कर लेगा। ठीक है, बिकॉज फैक्टर रिजर्व रख रहा है 12%, तो 88% का वो 15% करेगा, और बाकी यहाँ पर 15% उसमें चला जा रहा है, और बाकी 14.5% हम लोगों ने यहाँ पर एजम्पशन लगा लिया, बिकॉज यहाँ पर डिटेल्स कुछ दिया नहीं था, तो 14.5% करके कर सकते हैं। तो अभी सो एवरेज रेट क्या हो जाएगा, .88 इंटू 15% प्लस 0.12 इंटू 14.5, कितना परसेंटेज होता है एक बार देखो तो सर,
एक बार करो, मैं समझा देता हूँ फिर से। 0.88 इंटू 15 प्लस 0.12 इंटू 14.5 कितना परसेंटेज हो जाएगा? एवरेज रेट कितना हो जाएगा? कुछ आया? $27.82. नहीं तो 0.88 इंटू 15 प्लस 0.12 इंटू 14.5, कुछ गड़बड़ कर दिया। 15.13। 15.13 नहीं तो 14.94। हाँ सर 14.94। क्या कर रहे हो आप लोग? ये होगा 14.94%। 0.88 इंटू 15 करो और 0.12 इंटू 14.5 करो, 14.94। तो अगर फैक्टर से करोगे तो फैक्टर का कॉस्ट ऑफ फंडिंग कितना आ जा रहा है देखो, मतलब फैक्टरिंग के साथ जा रहे हो, बट अभी फैक्टरिंग के साथ जब जा रहे हो तो फिर कॉस्ट ऑफ फंडिंग में थोड़ा चेंजेस लाए, तो फंडिंग कॉस्ट आ जाएगा आपका 14.94% के हिसाब से कितने अमाउंट का? 6,25,000 का, बिकॉज फैक्टरिंग के कारण आपका 5 दिन कम लगेगा कलेक्शन। कितना होगा देखो ना एक बार, 6,25,000 का 14.94, कितना हो रहा है? 93,375। 93,375। वेरी गुड सर। देयरफॉर सेविंग्स इन कॉस्ट ऑफ फंडिंग, मतलब फंडिंग कॉस्ट में सेव हो रहा है आपका अगर आप फैक्टरिंग के साथ जाते हो, है ना? बिकॉज नॉर्मल फंडिंग कॉस्ट आपका आ जा रहा था 1,08,750, तो 1,08,750, लेकिन फैक्टरिंग के साथ जब आप जा रहे हो आपका फंडिंग कॉस्ट थोड़ा सेव हो रहा है। 1,08,750 माइनस 93,375 कितने का फर्क है? 15,375। देखो ना एक बार, कंफर्म करना मुझे। 15,375 फंडिंग कॉस्ट में आपका बचत होगा, फंडिंग कॉस्ट में। लेकिन आपको इंक्रीमेंटल बेनिफिट है कि नहीं ये आपको अभी पता करना है। इंक्रीमेंटल बेनिफिट, इसके लिए अभी आपको क्या करना है सर? आप ए बी सी डी पूरा करके आए हो ना अभी, ये जो भी डिटेल्स किया आपने ए बी सी डी ई इस तरह से आ रहे हो सर? हाँ, अब पूरा चेक करो, अभी पूरा चेक करो। अभी ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई, क्यों? ये देखो, सेविंग्स इन बैड डेप्ट, सेविंग्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऐड करो, सेविंग्स इन डिस्काउंट एक्सपेंसेस ऐड करो, ठीक है? लेकिन फैक्टरिंग कमीशन आपका जाएगा, ये सब आपका सेविंग्स है बट फैक्टरिंग कमीशन पे करना है, इसलिए माइनस करो। और चेंज इन फंडिंग कॉस्ट में जो आपको बेनिफिट मिल रहा है उसको क्या करना है? ऐड करना है। समझ में आया? तो ए अमाउंट आपका था 90,000 का, बी अमाउंट आपका हुआ है 1,20,000 का, चेक करके देखो। सी अमाउंट आपका है 1,08,000 का, और डी अमाउंट आपका माइनस हो जा रहा है कमीशन का 3,60,000 का, और फंडिंग कॉस्ट में आपका 15,375 का बचत है। तो ओवरऑल आप एक बार करके बताओ सर कि कितना वैल्यू आ रहा है आपका? कितना वैल्यू आया सर? 26,625। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव सर, वेरी गुड। ठीक है, बिकॉज 3,60,000 से सभी नीचे है, नेगेटिव वैल्यू है। तो क्या करोगे, फैक्टरिंग लगाओगे कि नहीं? नहीं। नहीं सर, हाँ। फैक्टरिंग इज नॉट एडवाइजेबल। मतलब आप फैक्टरिंग सर्विस लोगे तो आपका 26,625 का लॉस हो जाएगा।
इससे अच्छा है कि इन हाउस मैनेजमेंट में ही रहो, चाहे 1% बैड डेट होने दो, फर्क नहीं पड़ता, बट फैक्टरिंग का जो चार्जेस है उस चार्जेस के कारण आपका लॉस हो जाएगा 26,625 का। समझ में आया सर? अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। बैंकिंग बिजनेस में ये बहुत काम आता है, नॉट जस्ट इन बैंकिंग बिजनेस, कोई भी बड़े कंपनी के केस में जो लोग बहुत लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, अपने क्रेडिट में सेल करते हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत काम आता है। ठीक है सर, कॉपी कर लिया ना? স্যার বলছে ফ্যাক্টরিং এর ওই যে ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দিন লাস্টের দিকটা। কোনটা বল? ফ্যাক্টরিং এর যে ওই যে ক্যালকুলেশনটা যেখানে করলাম। 88% হ্যাঁ আচ্ছা এক সেকেন্ড দাঁড়া, দেখ এই জায়গাটাতে জাস্ট একটা ছোট্ট অ্যাজাম্পশন নেওয়া হয়েছে। এই জায়গাটাতে फैक्टरिंग के क्रेडिट सेल्स, फैक्टरिंग को जब तुम सर्विस लेना चाहते हो तो क्रेडिट सेल्स तुम्हारा कितना है? 90 लाख का। कलेक्शन पीरियड 25 दिन, ये क्लियर है ना? अरे बिकॉज गारंटीड पेमेंट फैक्ट्री क्या बोल रहा है, 25 डेज पे पेमेंट मिलेगा, इसका गारंटी फैक्टरिंग ले रहा है। तो फैक्टरिंग अगर आप लोगे तो 25 दिन में आपको पेमेंट मिल जाएगा। डेटर तो फिर कितना दिन का हिसाब हो जाएगा? 90 लाख का 25 दिन के हिसाब से 360 डेज का 6,25,000 का डेटर होगा आपका। Now point is that 88% is being financed by the factor because बाकी 12% रिजर्व फॉर फैक्टर, फैक्टर रिजर्व 12%, मतलब फैक्टर 12% का रिजर्व रखेगा अपने पास, उसका वो फाइनेंस नहीं करेगा। ठीक है, तो बाकी 12% का फाइनेंस आपको खुद करना है। ठीक है, आपको खुद करना है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, यहाँ पर 88% is being financed by the factor at 15%, whereas the remaining 12% assumed to be financed by, मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो पुराना रेट था मैं कितने में फाइनेंस किया था सर? इन हाउस में 14.5 में ना? अरे मेरा खुद का इन हाउस कितना था? 14.5। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनेंस का जो मतलब फैक्टरिंग का 15% मान लिया और हमारा खुद का जो 12% जो फैक्टर के पास रिजर्व है, अगर मैं फाइनेंस करता तो 14.5 पे करता। तो इसलिए 88% का 15% और 12% का 14.5%, तो ओवरऑल आपका एवरेज क्या आ गया कॉस्टिंग? 14.94। दिस 14.94 का जो कॉस्टिंग आपका आएगा ये किसके ऊपर करेगा? 6,25,000 का जो डेटर है वो अमाउंट आपको चाहिए, तो फंडिंग करोगे तो इतना आएगा 93,375, इसका इतना कॉस्टिंग पड़ जाएगा। दिस इज योर कॉस्टिंग। सो अगर आप इन हाउस करते तो आपका 1,08,750 का फंड मतलब कॉस्ट ऑफ फंडिंग आता, लेकिन अगर आप फैक्टरिंग के थ्रू से जाते हो तो आपका 93,375 होगा, जिसमें आपका सेविंग्स है 15,375 का। मैटर समझ में आया कुछ? हेलो? হ্যাঁ স্যার। ठीक है, लेकिन यहाँ सेविंग्स तो है, बट ओवरऑल इंक्रीमेंटल बेनिफिट का जो एरिया है, इंक्रीमेंटल बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए आपने यहाँ इतना देर से सेविंग्स इन बैड डेप्ट 90,000 का, ठीक है, सेविंग्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1,20,000 का, सेविंग्स इन डिस्काउंट एक्सपेंस 1,08,000 का, फैक्टरिंग कमीशन जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ये सेविंग्स नहीं है, ये 3,60,000 का खर्चा है। और चेंज इन फंडिंग कॉस्ट में, चेंज इन फंडिंग कॉस्ट जो आपने इतना मेहनत करके 15,375 निकाला, ठीक है, ये आपका फंडिंग में बचत है। बट सारा का सारा करने के बाद भी जो कमीशन आपको देना पड़ रहा है ना, ये महंगा पड़ रहा है सर, ये ओवरऑल सेविंग्स करके भी महंगा पड़ रहा है। ठीक है, यहां पर सेविंग्स, यहां पर सेविंग्स, यहां पर भी सेविंग्स, यहां पर भी सेविंग्स, बट 3,60,000 का कमीशन है, तो आपका 26,000 का लॉस है। इसलिए डोंट गो फॉर फैक्टरिंग, इन हाउस में जैसा चल रहा है चलने दो। বল বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। ठीक है, अच्छा लेवरेज का क्वेश्चन आज और नहीं ले पाऊंगा बिकॉज आज दोनों क्वेश्चन काफ़ी वाइटल क्वेश्चन था, आप लोग काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज मुझे इसको कराना है, तो मैं करा दिया आपको। अच्छा, लेवरेज का जो बाकी क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास होमवर्क दिया था, वो अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो बहुत अच्छा, अगर ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई कर लो। नेक्स्ट क्लास में लेवरेज का सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, जितना होमवर्क में था उतना तो करेंगे ही, और एक्स्ट्रा कैपिटल स्ट्रक्चर में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतना ही है सर आज। कोई क्वेश्चन है तो करो, अदरवाइज गुड नाइट सर। बाय सर। बाय सर, टाटा। गुड नाइट सर।
बाय। सर लास्ट वीडियो টা সেন্ড করবেন তো?